नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी 10th क्लास हिस्ट्रीज में जो भारत और विश्व समकालीन की दूसरे यूनिट यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अब बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। कि कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्होंने आज हमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डच्चियों और कैंटनों में बंटे हुए थे। जो किसके रूप में बंटे हुए थे? राजशाहियों, डच्चियों और कैंटनों के रूप में बंटे हुए थे, जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इलाकों के तरह तरह के लोग रहते थे। अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति की भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य, उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और जो सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। कि कह रहा है कि टिरोल ऑस्ट्रिया है, सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलासिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। उन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे जैसे उत्तरों में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्निवला, स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोट था, पूर्व की तरफ है ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा? कुछ टर्म हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? 1797 में नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 कब हुआ था? 1797 में। 1814 और 1815 की बात है जी, कि नेपोलियन का पतन वियना शांति संधि। वियना शांति संधि कब है? 1814 और 15 कब है जी? 1814 और 15 की बात है। और यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ था? 1821। 1848 की बात है। फ्रांस में क्रांति है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों को बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। 1859 और 1870 इटली का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण है कब हुआ था? 1859 और 1870 में। बात करें 1866 और 1871 जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1866-71 और इटली का एकीकरण 1859 और 1870। 1905 की बात है। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोप में महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग में सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वह ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। कि जो कुलीन वर्ग क्या थे? कुलीन वर्ग जमीन का मालिक और कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे
प्रभुत्वशाली वर्ग था। एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। क्षेत्रीय विभाजन की आर पार व्याप्त थी। ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग। राजनीतिक कार्यों के लिए था उच्च वर्गों के बीच के फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे कौन? कुलीन वर्ग। उनके परिवार अक्सर किनसे जुड़े थे? वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे कुलीन वर्ग के। मगर ये एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जमींदारों में बंटी थी, जिस पर बुदास खेती करते थे। जो यूरोप में भूमि विशाल है, पूर्वी और मध्य के बीच में बंटी थी, जिसे क्या कहते थे? कौन सी खेती कहते हैं? बुदास खेती कहते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण है कब शुरू हुआ था? जी 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्से में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण है 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति है, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों को समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? उदारवादी है राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के कह रहा है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। जो यूरोप में है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद के करीब जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो शब्द है लतीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार करके मताधिकार के पक्ष में था। आप ये याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मध्य ने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों की था। कि जो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी में पहला राजनीतिक प्रयोग था और मध्य ने और चुनाव चुनने का जो अधिकार किसको था? संपत्तिवान पुरुषों को ही था। और संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। किसके टाइम है जो पुरुषों को और महिलाओं को जो वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था? जैकोबिन शासन के दौरान। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते मध्यम वर्गों की ये जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषाई इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों और 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से एक छोटे प्रदेश में कितने राज्यों का एक महासंघ बना था? 39 राज्यों का। प्रत्येक अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। इन 39 राज्यों की क्या थी? अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग में जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता। कितना परसेंट है शुल्क देना पड़ता? 5% जी। सीमा शुल्क अक्सर वस्तु को वजन का आकार के अनुसार लगाया जाता। किसके अनुसार लगाया जाता था? अक्सर वस्तु के वजन और आकार की। हर क्षेत्र को अपनी नापतोल व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता और मसलन कपड़े को नापने का, जो कपड़े को मापने का काम कौन करता था? कपड़े को नापने का पैमाने क्या कहते थे? एले। कपड़े जो को मापने का पैमाना क्या कहलाता? एले। और समय लगता था उससे, जो मसलन कपड़े नापने का पैमाना था। जो मसलन क्या था? कपड़े नापने का पैमाना एले था।
मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। और एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था। एक कपड़ा एक फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता कितना मीटर था? 54.7 सेंटीमीटर। और मेज मेज कितना था? 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर। फायरबर्ग 53.5 सेंटीमीटर था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी का आगमन आधारित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया था। 1834 में किसकी पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया था? किसकी शुल्क पर? पर्सा की पहल पर। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। कौन से राज्य शामिल हो गए थे? जर्मन राज्य शामिल हुए थे जी। 1834 में पर्सा की एक पहल पर क्या शुल्क लगाया गया था? संघ जोल्वेराइन, और जिसमें जर्मन राज्य स्थापित किया गया था। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी और पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया पनप रही है, और राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रीयवाद की लहर ने मजबूत बनाया था। क्या अर्थशास्त्री राष्ट्रीयवादी अर्थव्यवस्था की राष्ट्र शब्दावली में सोचने लगे, चर्चा करने लगे राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक विकास कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की क्या लिखा है? प्रोफेसर ने फ्रीडरिक लिस्ट 1834 में लिखा था कि जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना। कि किसका लक्ष्य था? कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में राष्ट्र के रूप में बांध देना। जोल्वेराइन का राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बहातर है कि उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था की राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया था। क्या है? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद। किसकी हार के बाद? नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में लगभग। उसके बाद यूरोपीय सरकार किसकी भावना ले लेती है? रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी सरकार की भावना में प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते कि राज्य और समाज को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजनीति, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहल के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए प्रयत्नों ने उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजनीति जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था और वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशीलता, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, बुदास्तों की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। 1815 में ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति के लिए जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कि कौन सी शक्ति थी? ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। कि ये सभी कहाँ मिले थे? वियना में मिले थे। इस सम्मेलन में की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो यूरोप में एक सम्मेलन हुआ था, इसकी मेज़बानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की थी। वियना की संधि अब कब तैयार हुई थी? 1815 में। कब हुई थी जी? 1815 में। जिसका उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलाव को खत्म करने के लिए कौन सी संधि थी? वियना संधि की बात से थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर के में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया था। उत्तर में कौन सा? नीदरलैंड का स्थापित किया था, जिसमें बेल्जियम शामिल और दक्षिण में पिटमॉन्ट में जेनोवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा था। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया, जबकि पर्सा को सेक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया था। और इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी,
जो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्हें अपनी गतिविधियों को दबाना था, जो निरंकुश सलाहकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों और किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति के जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था, जो थी प्रेस की आज़ादी। और क्रांतिकारी है 2.4, जो कल हम नेक्स्ट सेक्शन में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।